अमित ने अभी कुछ महीने पहले ही नया ऑफिस ज्वाइन किया था। आज उसके ऑफिस के एक सहकर्मी रवि की शादी की 25वीं सालगिरह थी। उसने एक होटल में भव्य पार्टी का आयोजन किया था और बड़े आग्रह से सभी सहकर्मियों को सपरिवार बुलाया था। अमित भी अपनी पत्नी माधवी और बच्चों के साथ ठीक समय पर पार्टी में पहुंच गए। अमित और माधवी ने मेजबान दंपत्ति को बधाई और उपहार दिया। रवि जी ने अपनी पत्नी लता से माधवी का और उनके चारों बच्चों का परिचय करवाया। लता, इनसे मिलो, ये हैं अमित जी, इनकी पत्नी माधवी और चारों बच्चे राघव, शुभम, प्रिया और स्नेहा। नमस्ते, कहकर लता हैरानी से चारों बच्चों को देखने लगी। वो सोचने लगी कि आजकल तो हम दो हमारे दो का ज़माना है। भला आज के दौर में चार चार बच्चे कौन करता है। माधवी लता के चेहरे से उसके मन के भावों को समझ गई, पर क्या कहती। तभी प्रिया ने राघव की बाह पकड़ी और मचलकर बोली, भैया मुझे तो पानी पूरी खानी है, भूख लगी है, चलो ना। नहीं भैया, कुछ और खाते हैं। ये चटोरी तो हमेशा पहले पानी पूरी खिलाने ही ले जाती है। वहाँ दही बड़े का स्टॉल है, पहले उधर चलो। स्नेहा और शुभम ने जिद की। भाई पहले तो वहीं चला जाएगा जहाँ हमारी गुड़िया रानी कह रही है, उसके बाद ही किसी दूसरे स्टॉल पर चलेंगे। कहकर राघव प्रिया का हाथ थामकर पानी पूरी के स्टॉल की तरफ बढ़ गया। शुभम और स्नेहा भी पीछे पीछे चल दिए। ये अच्छा है, छोटी होने के कारण हमेशा इसी के हिसाब से चलते हैं भैया, शुभम ने कहा तो स्नेहा मुस्कुरा दी। चाहे ऊपर से कुछ भी कह लें, पर अंदर से सभी प्रिया को बेहद प्यार करते थे और राघव की बहुत इज्जत करते थे। क्यों ना हो, वो चारों में सबसे बड़ा जो था। चारों जहाँ भी जाते एक साथ जाते। थोड़ी ही देर में चारों अलग अलग स्टॉल पर जाकर खाने पीने की चीज़ों का आनंद लेने लगे और मस्ती करने लगे। अमित और माधवी भी अपने अपने परिचितों से बात करने लगे। किसी काम से माधवी महिलाओं के एक ग्रुप के पास से गुजरी तो उसके कानों में लता की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से कह रही थी, पता है अमित जी और माधवी जी के 4 बच्चे हैं। मुझे तो जानकर बड़ी हैरानी हुई। आजकल के ज़माने में तो हम मिडिल क्लास लोग 2 बच्चे भी बड़ी मुश्किल से पाल पाते हैं, तो इन्होंने 4 कैसे कर लिए। और नहीं तो क्या, मैं भी आज ही उन लोगों से मिली तो मुझे भी हैरानी हुई। भाई मैं तो 2 बच्चे पालने में ही पस्त हो गई। उनकी ज़रूरतें, पढ़ाई लिखाई सब कुछ। पता नहीं माधवी जी 4 बच्चों की परवरिश किस तरह से मैनेज कर पाती होंगी। दूसरी महिला ने जवाब दिया। माधवी चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गई। ये तो उन्हें हर जगह सुनने को मिलता कि आजकल के ज़माने में भी उनके 4 बच्चे हैं। अब वो उन सबको अपनी कहानी क्या बताए। घर आकर चारों बच्चे सोने चले गए। अमित भी जल्दी ही नींद के आगोश में समा गए, मगर माधवी की आंखों में नींद नहीं थी। वो तो 6 साल पहले के उस दिन को याद कर रही थी जब माधवी के लिए अमित का रिश्ता आया था। हाँ, 6 साल ही तो हुए हैं माधवी और अमित की शादी को। 6 साल पहले का वो दौर कितना मुश्किल था। माधवी को आज भी याद है कि उसे बड़ी घबराहट हो रही थी। पिछले कई दिनों से वो अपने फैसले को लेकर एक दुविधा की हालत में जी रही थी। माधवी का फैसला यानी शादी का फैसला। अपनी शादी को लेकर वो दुविधा में पड़ी हुई थी, घबरा रही थी कि क्या होगा। नए घर में सब उसे स्वीकारेंगे या नहीं। शादी को लेकर हर लड़की के मन में कई तरह की चिंताएं और घबराहट होती है, जो स्वाभाविक भी है। वो अपने घर और परिचित लोगों से दूर जाकर एकदम नए माहौल और अनजान लोगों के बीच होती है। इस नए माहौल में तालमेल बिठाना और वहाँ अपनी जगह बनाना जैसे एक नाजुक पौधे को कठोर और रेतीली जमीन पर लगाना होता है। लेकिन माधवी की घबराहट बाकी लड़कियों से अलग थी। वो पहले भी इस तरह के बदलाव का सामना कर चुकी थी और वहाँ अच्छी तरह से फल फूल भी चुकी थी। लेकिन अचानक एक आंधी ने उसे उखाड़ फेंका, उसकी जड़ें तोड़ दी और उसकी ज़मीन उससे छीन ली। सिर्फ 43 साल की उम्र में ही माधवी के पहले पति के दिल की धड़कन रुक जाने से अचानक मृत्यु हो गई। कौन सोच सकता था
कि रात में पत्नी और बच्चों के साथ खुलकर हंसी मजाक करके सोने वाला व्यक्ति फिर कभी उठ ही नहीं पाएगा। इतना खुशमिजाज, जिंदा दिल इंसान था प्रशांत कि सबके दिल को मोह लेता था। लेकिन क्या पता था कि उसका खुद का ही दिल इतनी कम उम्र में उसका साथ छोड़ देगा। माधवी तो बुरी तरह से टूट गई थी। 18 वर्षों का साथ था उसका और प्रशांत का। 2 प्यारे बच्चे हैं प्रशांत की निशानी, प्रिया और शुभम। शुभम तो तब मात्र 16 साल का ही हुआ था और प्रिया अपने पिता की बेहद लाडली बस 12 साल की ही थी। सबसे बुरा हाल तो प्रिया का ही हुआ था। एक खुशहाल परिवार एक ही झटके में तहस नहस हो गया। पूरे 2 साल लगे थे माधवी को इस सदमे से बाहर आकर संभलने में। उम्र ही क्या थी उसकी, सिर्फ 37 साल। वो तो उसके माता पिता ने अपना कलेजा मजबूत करके उसे सांत्वना देकर इतने बड़े दुख से उबरने में उसकी मदद की। प्रिया और शुभम के कुम्हलाए चेहरे देखकर माधवी ने सोचा था कि अब ये दोनों ही उसका जीवन है। अब इनके लिए उसे एक मजबूत छत बनानी है। इन 2 सालों में वो काफी कुछ स्थिर हो गई थी। जीवन आगे बढ़ रहा था। शुभम मेडिकल प्रवेश की तैयारी कर रहा था। प्रिया भी पढ़ने में तेज थी, स्कूल में अव्वल आती। लेकिन माधवी की सुनी मांग और माथा देखकर उसकी माँ के कलेजे में मरोड़ उठती कि इतना लंबा जीवन वो अकेली कैसे काट पाएगी। अकेली कहाँ हूँ माँ, आप दोनों हो, बच्चे हैं, माधवी जवाब देती। हम कहाँ सारी उम्र तुम्हारा साथ दे पाएंगे बेटा। जब प्रिया शादी करके अपने घर चली जाएगी और शुभम पढ़ाई और फिर नौकरी के सिलसिले में न जाने कौन से शहर में रहेगा, फिर उसकी भी अपनी दुनिया बस जाएगी। तब तुम्हें किसी के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अपने निजी सुख दुख बांटने वाला एक हमउम्र साथी तो सबको चाहिए होता है बेटी, माँ उदास स्वर में कहती। माधवी उससे भी गहरी उदास आवाज में कहती, मेरी जिंदगी में वो साथ लिखा ही नहीं है माँ। माधवी का जवाब सुनकर माँ सोच में पड़ जाती। माधवी को तो पता ही नहीं था कि उसके माता पिता इस उम्र में उसकी शादी फिर से करवाने की सोच रहे हैं। 3 महीने पहले ही उन्हें अमित के बारे में पता चला था। अमित की उम्र 45 साल थी। 2 साल पहले ही ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनकी पत्नी चल बसी थी। 2 बच्चे, 19 साल का बेटा और 15 साल की बेटी है। घर में अमित की बूढ़ी माँ भी है। नौकरों चाकरों की मदद से पिछले 2 सालों से वो 70 साल की उम्र में जैसे तैसे अपने बेटे की गृहस्थी चला रही थी। एक सत्संग के दौरान मिलने और आपस में बातचीत होने पर माधवी की माँ ने अमित की माँ को माधवी के बारे में बताकर शादी का प्रस्ताव रखा। अमित की माँ ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। बड़ी होती बेटी को माँ की ज़रूरत का और अपने बुढ़ापे का ख्याल करने का हवाला देकर उन्होंने अमित को शादी के लिए मना लिया। मैं बूढ़ी आखिर कब तक तेरी गृहस्थी की गाड़ी खींच पाऊंगी बेटा, और फिर कुछ सालों बाद तेरे बच्चों का ब्याह होगा, कौन करेगा वो सब भाग दौड़, और उनके जाने के बाद तेरा ध्यान रखने को और सुख दुख बांटने को भी तो कोई चाहिए ना। अपनी माँ की इस बात पर अमित निरुत्तर हो गए और वही सब बातें दोहराकर माधवी की माँ ने भी जैसे तैसे उसे शादी के लिए तैयार करवा लिया। बेटी, अकेलापन बांटने को कोई नहीं आता। ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो अच्छे बुरे समय में बस बोलने आते हैं, साथ देने के लिए आगे कोई नहीं आता। अपना बोझ सबको खुद ही ढोना पड़ता है। अमित अच्छा इंसान है, वो भी अपने जीवन में ये त्रासदी झेल चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तेरा दुख समझकर तुझे संभाल लेगा। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकोगे। माधवी ने भी माँ के तर्कों के आगे निरुत्तर होकर दोबारा शादी के लिए चुप रहकर हामी भर दी। वैसे भी वो अब अपनी वजह से अपने माता पिता को और ज्यादा दुख नहीं देना चाहती थी। लेकिन तब से वो मन ही मन एक डर में जी रही थी। सवाल उसके या अमित के आपस में निभाने का नहीं था, सवाल उन 4 वयस्क होते बच्चों के आपस में तालमेल बिठाने का था। वे आपस में एक दूसरे को अपने परिवार का अंश मानकर एक घर में मिलजुल कर रह पाएंगे। अमित
और माधवी को अपना मान पाएंगे? यही सारे सवाल कई दिनों से माधवी के मन में चौबीसों घंटे उमड़ते घुमड़ते रहते। जैसे जैसे शादी का दिन पास आता जा रहा था, ये सवाल उसके मन में डरावना रूप धारण करते जा रहे थे। माधवी को याद आ रहा था कि जब वो इन सवालों में उलझी बैठी थी कि तभी माँ ने उसके कमरे में आकर अमित की माँ के आने की खबर दी। माधवी पलंग से उठकर बाहर जाने के लिए खड़ी हुई ही थी कि अमित की माँ खुद ही उसके कमरे में चली आई। उनके साथ 14-15 साल की एक प्यारी सी लड़की भी थी। माधवी को समझते देर नहीं लगी कि ये अमित की बेटी स्नेहा है। माधवी ने उठकर अमित की माँ को प्रणाम किया। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं समझती हूँ माधवी बेटा, इस समय तुम्हारे मन की हालत कैसी होगी। मन में अनेक सवाल घुमड़ रहे होंगे, स्वाभाविक भी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने मन से सारे शक दूर करके नए विश्वास और पूरी सहजता से नए जीवन में प्रवेश करो। हम सब अपनी अपनी जगह हालात और नियति के हाथों मजबूर होकर अधूरे रह गए हैं। अब हमें एक दूसरे को पूरा करके एक संपूर्ण परिवार बनाना है। इसके लिए हम सबको ही कोशिश करनी है। मेरा विश्वास है कि इसमें हम सफल ज़रूर होंगे। आज मैं अपनी ओर से पहली कड़ी जोड़ने आई हूँ। एक बेटी को उसकी माँ से मिलाने लाई हूँ। आओ स्नेहा, मिलो अपनी माँ से। कहकर उन्होंने स्नेहा का हाथ माधवी के हाथ में दे दिया। स्नेहा सकुचाकर सहमी हुई सी माधवी के बगल में बैठ गई तो माधवी ने खींचकर उसे गले से लगा लिया। माँ के स्नेह को तरस रही स्नेहा ने माधवी के सीने में अपना मुंह छिपा लिया। दोनों के स्नेह की ऊष्मा ने शक और सवालों को बहुत कुछ धो पोंछ दिया। बस अब आगे की कड़ियाँ हम माँ बेटी यानी कि तुम और मैं मिलकर जोड़ लेंगी। अमित की माँ ने कहा तो पहली बार माधवी को लगा कि उसके मन पर पड़े हुए बोझ को माँ जी ने कितनी आसानी से उतार दिया। जल्द ही एक सादे समारोह में माधवी और अमित की शादी हो गई। माधवी के मन का बचा खुचा डर और शक तब पूरी तरह से दूर हो गया जब अमित से मिलने वाले पिता के स्नेह की छत्रछाया में उसने प्रिया को प्रशांत के जाने के बाद पहली बार खुलकर हंसते देखा। अपने बच्चों को लेकर माधवी थोड़ी असहज थी, मगर अमित ने पहले दिन से ही शुभम और प्रिया के साथ एकदम सहज पिता के समान और स्नेह भरा व्यवहार किया। अमित बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे और माँ जी भी। घर में उन दोनों ने इतना सहज और अपनेपन का माहौल बनाए रखा कि माधवी को लगा ही नहीं कि वो बाहर की है। अमित का बेटा राघव और शुभम भी जल्दी ही आपस में घुल मिल गए। कुछ ही महीनों में माधवी को लगने लगा जैसे ये उसका जन्म जन्मांतर का परिवार है। माधवी के माता पिता भी उसे अपने नए परिवार में खुशी से रचा बसा देखकर संतुष्ट थे। दिन पंख लगाकर उड़ते गए। अमित का साथ पाकर माधवी के मन की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई। ऐसा नहीं कि माधवी को प्रशांत की और अमित को अपनी पत्नी की याद नहीं आती थी, लेकिन उन दोनों की याद को वे लोग सुखद रूप में लेते थे। उस दुख को उन्होंने अपने वर्तमान पर कभी हावी नहीं होने दिया। उनकी याद में रोने की बजाय वे उनके साथ बिताए सुखद पलों को एक दूसरे के साथ बांटते थे। ये सब सोचते सोचते ही माधवी गहरी नींद में सो गई। रवि और लता के यहाँ हुई घटना के 10-12 दिन बाद ही अमित ने माधवी को बताया कि रवि जी और उनकी पत्नी उनके घर आने के इच्छुक हैं। माधवी उनके आने के पीछे की मंशा समझ गई। उसने अमित से कह दिया कि वे उन्हें रात के खाने पर सपरिवार बुला लें। 2 दिन बाद ही रवि जी अपनी पत्नी और दोनों बच्चों आनंद और अमृता को लेकर डिनर के लिए आ गए। लता माधवी की हेल्प करवाने के बहाने किचन में आ गई और माधवी से बातें करने लगी। माधवी ने स्नेहा से कहा कि प्रिया को बोल दे डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाकर रख देगी। उसे आज बहुत सारा होमवर्क मिला है माँ, उसे पढ़ने दीजिए, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, स्नेहा ने जवाब दिया। पर बेटा तुम्हारी तो टेस्ट चल रहे हैं, तुम जाकर पढ़ाई करो,
मैं मैनेज कर लूँगी। माधवी ने स्नेहा से कहा। कोई बात नहीं माँ, कल इंग्लिश का टेस्ट है और मुझे सब आता है। कहते हुए स्नेहा प्लेट पोंछकर टेबल पर सजाने लगी। तभी राघव और शुभम बाजार से आइसक्रीम और सलाद के लिए गाजर, खीरे वगैरह ले आए। राघव ने तुरंत आइसक्रीम फ्रीज़र में रखी और माँ से बोला, माँ और कुछ काम है क्या? नहीं बेटा, अब तुम आनंद और अमृता को अपने रूम में ले जाओ। वे लोग बाहर अकेले बोर हो रहे हैं। माधवी ने कहा तो राघव बाहर चला गया। ठीक है माँ, कुछ काम पड़े तो बुला लेना। स्नेहा भी अपना काम खत्म करके चली गई। अब किचन में सिर्फ माधवी और लता ही रह गई। अब लता ज़्यादा देर तक अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई और उसने माधवी से सवाल किया, हम तो 2 ही बच्चों को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहे हैं, आपने 4-4 बच्चों को कैसे संभाला होगा? चारों में उम्र का अंतर भी ज़्यादा नहीं लगता। स्नेहा और शुभम तो बिल्कुल एक ही उम्र के लगते हैं। माधवी इस सवाल के लिए तैयार ही थी। वो बेहद सहज स्वर में बोली, हाँ, स्नेहा और शुभम की उम्र में बस 8 महीनों का ही फर्क है। क्या? लता पूरी तरह से चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तब माधवी ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए संक्षेप में अपनी और अमित की कहानी सुना दी। अब तो लता की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। तब भी आपके चारों बच्चों में इतना प्यार है, जबकि वे आपस में सगे भी नहीं हैं। मेरे तो दोनों बच्चे सगे भाई बहन होने के बाद भी आपस में इतना झगड़ते हैं कि बस पूछो मत। 1 मिनट भी नहीं पड़ती उनमें। मैं तो इतनी तंग आ गई हूँ कि लगता है इन्हें पैदा ही क्यों किया। लेकिन आपके चारों बच्चों में तो बहुत प्यार और अपनापन दिखता है। चारों आपस में एक दूसरे पर और आप पर तो मानो जान छिड़कते हैं, लता ने कहा। तभी अमित की माँ किचन में आई और लता से बोली, बात सगे सौतेले की नहीं है बेटा, प्यार होता है आपसी तालमेल से। दरअसल हम सब अपने जीवन में कुछ अपनों को खोने का दर्द झेल चुके हैं, इसलिए हम सभी अपनों की कीमत समझते हैं। इस दर्द और समझ नहीं मेरे परिवार को प्यार से एक साथ बांध कर रखा है। चारों बच्चे अपनी माँ या पिता को खोने के बाद अकेलेपन का दंश झेल चुके हैं, इसलिए जब चारों मिले तो उन्होंने जाना कि घर में ज़्यादा भाई बहन हों तो बहुत अच्छा लगता है। यही राज है हमारे परिवार की खुशियों का। हम दिल से मानते हैं कि सबको साथ चाहिए। लता उनकी बातें सुनकर मुग्ध हो गई। सचमुच माँ जी, आपके परिवार के विचार और अपनापन तो हैरान कर देने वाले हैं। समय बीतता गया। राघव पढ़ लिखकर इंजीनियर बना तो शुभम डॉक्टर बन गया। प्रिया और स्नेहा ने भी अपने अपने पसंद के क्षेत्र में अपना करियर बना लिया और फिर उन चारों की शादी, फिर नाती पोतों का जन्म, नामकरण, मुंडन वगैरह की भागदौड़ में बरसों बीत गए। फिर एक एक कर सब बच्चे अपने अपने नीड़ों में बस गए। राघव और प्रिया दोनों इंग्लैंड चले गए, जहां दोनों भाई बहन पास पास ही रहते हैं। शुभम बेंगलुरु में सेटल हो गया और स्नेहा मुंबई में। समय के साथ ही माजी और माधवी के माता पिता का निधन हो गया। अब इतने बड़े घर में अमित और माधवी अकेले रह गए। जब बच्चे और नाती पोते आते तो घर भर जाता। कभी ये लोग बारी बारी से सारे बच्चों के पास रह आते, लेकिन ज़्यादातर समय दोनों अपने घर में ही रहते। अपनी दिनचर्या को उन्होंने इस तरह से ढाला कि सुबह की चाय बगीचे में बैठ ताज़ी हवा में साथ पीते, साथ में बागवानी करते, साथ साथ घर के सारे काम करने में दिन कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। अब तो दोनों पल भर को भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते। अब जाकर माधवी और अमित को एहसास होता कि अगर उन्होंने उस समय अपने माता पिता की बात न मानकर शादी नहीं की होती तो आज जीवन की इस संध्या बेला में दोनों इतने प्रेम से भरे साथ से वंचित होकर बिल्कुल अकेले रह जाते। जीवन की सुबह तो माता पिता की छत्र छाया में गुजर जाती है, दोपहर भाग दौड़ में बीत जाती है, मगर संध्या बेला की इस घड़ी में जब जीवन में अचानक ठहराव आ जाता है तब किसी के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अमित के कंधे पर सिर टिकाए हुए माधवी यही सोच रही थी। सचमुच
बिना साथी के जीवन बेहद मुश्किल और दुखदायक है। साथ तो सबको चाहिए,